नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज होप्स का अंतिम वीडियो है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अति महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसके अंदर लेके आया हूं। जितने मेरे को लगे मैंने सेलेक्ट किए और जो भी विभिन्न किताबों में से थे मुझे लगा कि एग्जाम में आने लायक हैं। देखिए, एक टीचर का एक्सपीरियंस इस बात को तय करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अपने आप को ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे से आगे बहुत से लोग हो सकते हैं कि 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कई और भी ज़्यादा समय से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन इतना है कि मुझे जो अनुभव लगा कि ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो उन प्रश्नों को मैंने यहाँ शामिल किया है। तो उसी आधार को मानते हुए मैंने ये आखिरी वीडियो बनाया है, तो इसको बड़ा सीरियसली आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये कि दो प्रकार की जो है वो मांगे थी। समानता के संबंध में दो प्रकार की मांगे थी जो जिनके ऊपर होप्स ने ध्यान दिया। कौन सी थी? सबसे पहले एक राजनीतिक समानता की मांग, ठीक। उसके लिए एक आंदोलन चला इंग्लैंड के अंदर, जिस आंदोलन का नाम था लेवलर्स आंदोलन। वो होप्स के जीवन काल में चला। एक दूसरा आंदोलन और था जिसका नाम था डिगर्स का आंदोलन। तो दो आंदोलन थे। डिगर्स में से गड्डी बना लो, देखो ग पहले ले लो, डी बाद में लगा लो। गड्डी, गड्डी किसकी होती है? नोटों की, पैसों की। तो गड्डी वाला लेकर के तो किस में लगा दोगे? आर्थिक समानता, ठीक। गड्डी आर्थिक बात हो गई। आर्थिक समानता वाला आंदोलन कौन सा? डिगर्स का आंदोलन। और दूसरा आंदोलन था लेवलर्स। लेवल राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है, राजनीतिक रूप से प्रयास करके ही सबको दिखने में लेवल किया जा सकता है। तो जो दिखने में लेवल वाली बात है ना, तो वो राजनीतिक आंदोलन माना जाएगा। यानी लेवलर्स राजनीतिक आंदोलन और डिगर्स और आर्थिक आंदोलन, ये दोनों आंदोलन होप्स के जीवन काल के अंदर हुए और इन दोनों का उसके ऊपर काफी प्रभाव रहा। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से दो आंदोलन थे जिनको का जो है वो होप्स पर प्रभाव पड़ा। तो वो दो आंदोलन थे, एक लेवलर्स का आंदोलन और दूसरा जो था वो डिगर्स का आंदोलन, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। अगली बात, होप्स की पहली रचना, सबसे पहली रचना जो है वो मानी जाती है यानी ये फिक्स नहीं है, मानी जाती है ही बोल रहा हूं। लेकिन पहली बात तो आपको ये पूछेगा नहीं कि पहली रचना ही है। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, ये किताब किसकी है? हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार तो होप्स की किताब है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ऐसा माना जाता है कि उसकी पहली रचना थी, ठीक। अगली बात, उसके अनुसार कानून, यानी इस किताब के अकॉर्डिंग, इसी किताब में उसने बात लिखी है। इसने, होप्स ने क्या लिखा कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है। कानून क्या है? न्यायोचित और अन्यायोचित। कोई चीज न्यायोचित है, कोई चीज अन्यायोचित है, इस बात का डिसीजन करने की चीज कौन है? कानून, ठीक। जो कोई विधि के विपरीत नहीं वो अन्यायोचित नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है, कानून के अकॉर्डिंग है तो वो न्यायोचित है, और कोई भी चीज कानून के खिलाफ है तो वो अन्यायोचित है। यही बात इसके अंदर कही गई किस किताब में? हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार में। विधि के अकॉर्डिंग जो सही वो न्यायोचित, विधि के विपरीत अन्यायोचित। क्लियर? अगली बात, होप्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी लेवियाथन। ये हमने बार बार पढ़ी, और जो कि उसने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है कि किताब किस भाषा में थी, क्योंकि उसने कई किताबें अलग अलग भाषाओं में लिखी जो आगे हम पढ़ेंगे भी। लेकिन जो होप्स की लेवियाथन है वो अंग्रेजी में ही थी, क्योंकि वो अंग्रेज था, इंग्लैंड का था, तो अंग्रेजी में थी। ये ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाते थे ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन में क्या आता है कि लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ये शब्द आते हैं और ज़्यादातर विद्यार्थी लैटिन और ग्रीक पे ही एक्टिव होते हैं, तो गलत आता है मामला। तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बुक थी लेवियाथन और वो अंग्रेजी में लिखी हुई थी। क्लेरेंडन होप्स के समकालीन विचारक थे, जो होप्स के घोर आलोचक थे। क्लेरेंडन जो था ना, ये बड़ा ही एक स्पेशल व्यक्ति था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो पढ़ते थे दोनों, या पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था इन लोगों ने। तो जहाँ पर थे, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड थी, ये ध्यान रखना। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है वो, क्या कि होप्स ने विचार रखे और क्लेरेंडन ने उन विचारों का क्या किया? विरोध किया। और जब क्लेरेंडन ने विरोध किया तो विरोध ही नहीं किया, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर के लेवियाथन को फाड़ा और उसे जला दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक विरोध था। किसी लेखक की किताब को फाड़ करके और उसको जला देना, कोई मतलब नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है, जो भी उसके दिमाग में था उसने लिखा था। हम भी बहुत मामलों में होप्स से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल साइंस की किताब फाड़ के फेंक दे। नहीं,
पढ़ना है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न और उत्तर दे के आएंगे और देना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी हो रहा है, नौकरी लगेगी इससे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो क्लेरेंडन जो है वो होब्स के समकालीन विचारक थे, जो होब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। एग्जाम में सिर्फ सीधा प्रश्न पूछा सकता है, वो कौन सा विचारक था जिसने होब्स के लेवियाथन को जला दिया था? तो वो था क्लेरेंडन, और वो यूनिवर्सिटी जहां जलाया गया तो वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहां लेवियाथन को जलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और होब्स की सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? लेवियाथन। इनकी सन मैंने पहले शुरुआत में लिखा दी थी, और लगभग चीजें आपके क्लियर पहले भी हो चुकी हैं, बस ये इस प्रकार से है कि कुछ छूट न जाए। ठीक है, ये टारगेट इसके अंदर प्रमुख रूप से रखा गया है। अगली बात है, होब्स ने डी सिवे डी कॉर्पोरे की रचना लैटिन भाषा में की थी। देखो ये है काम की बात। अब लेवियाथन अंग्रेजी में और डी सिवे डी कॉर्पो लैटिन भाषा में। हो गया ना इंपॉर्टेंट प्रश्न। बस यहीं पे बहुत से बच्चे जो हैं वो आगे पीछे जाते हैं इन विषयों, इन क्षेत्रों से, या कह सकते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट होते हैं जो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत आगे निकाल देते हैं और बहुत से को बहुत पीछे रख देते हैं। खूब ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रही जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत बड़ी किताब, कल भी अपन चैट के ऊपर काफ़ी चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी समय आप वहाँ मत दिया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा किया करो तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ चैट पर चर्चा यही थी कि सर अपन जो आडा साहब की किताब है, प्रोफेसर हैं, अच्छे नॉलेज वाले हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान है उनको भी। जो प्रोफेसर होता है तो मान के चलो कि एक अच्छा नॉलेज होता है, हम तो उनसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन एक प्रोफेसर का मतलब होता है कि वो एक्सपर्ट। तो वो लोग जो एक्सपर्ट हैं तो किताबों में कमी तो हो ही नहीं सकती ना, उनके नॉलेज में भी कमी नहीं हो सकती। अनुभव भी कई वर्षों से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखो कमी नहीं की जा सकती। और बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद ने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना इन शानदार बुक्स के साथ, वो ये होती है कि जब बच्चा एक कंपटीशन एग्जाम में बैठता है ना, एक नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जैसे ही आप इस विषय के ऊपर आते हो या इस बात पर हम केंद्रीभूत होते हैं कि हमें नौकरी लगनी है, तो फिर एक बात सोचने की हो जाती है कि हमें वो पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, कम पढ़ना है, मजबूत पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम और मजबूत पढ़ना है कि हमारे 60 से लेकर 70-75% पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न सही हो जाए। फिर बाकी फर्स्ट पेपर पे फोकस करो, नौकरी लगनी है तो। और अगर आप बहुत ज़्यादा विषय के ऊपर गहराई से या बहुत लंबे चौड़े ज्ञान की तरफ भाग गए ना तो दिक्कत आती है। मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ ना उस किताब को या उन मैटर्स को या जो पीडीएफ दे रहा हूँ, इन्हें आप अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम है तो 3-4 बार निकालो, 3-4 बार भी फिर भी टाइम बच गया तो 5-7 बार निकालो। ये सब चीज़ें रट लो, यथावत रट लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक लेसन में से एक ही क्वेश्चन आना है, सारे क्वेश्चनों में से आएंगे, सभी लेसनों में से क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसा है नहीं कि किसी एक पे आपने रिसर्च कर ली, जैसे मान लो पाश्चात्य राजनीतिक विचार पे रिसर्च कर ली तो उसमें से प्रश्न आने 15 प्रश्न आएंगे, फिक्स है। भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से 15 क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट मेरे पढ़ लेगा ना वो 12-13 क्वेश्चन पक्का सही कर देगा, ये पक्की बात है। 1-2 प्रश्न देखो कहीं भी पढ़ लो, बाहर जाएंगे, लेकिन ये पर्याप्त पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण ये मैंने ये इसलिए कहा था, कल परसों मैंने वीडियो में ही कहा था कि आप किसी अन्य किताब को पढ़ना, ये बात मैं फिर कर रहा हूँ, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको ढंग से याद कर लो, फिर आपको लगे कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप आडा सर की पढ़ो, या फिर आप जो है अपने बेनीवाल सर की किताब भी आती है स्पेशलिस्ट के लिए, वो भी पढ़ सकते हो। मैंने देखी थी, बढ़िया किताब थी। इसके अलावा भी जो मैंने बता रखी है ओपी गाबा की किताब शानदार आती है। इसके अलावा एक नई किताब और चली है जो साउथ के कुछ लेखक हैं, 2 लेखक जिनके ऊपर कल पर चर्चा चल रही थी, सुशीला रामास्वामी, और उनकी किताबें तो बेस्ट है, वो भी अच्छी बुक है, तो आप उनमें से कोई सी भी ले सकते हो। सुशीला रामास्वामी की किताब बेस्ट है। लेकिन अब बात वहाँ पर यही आती है कि आप कौन कौन सी पढ़ोगे, पढ़नी तो एक है। बस इतना कहूँगा, समय मिल जाए तो कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लेना और उसको पढ़ लेना, लेकिन पहले सिलेबस तो नहीं दो, सिलेबस कर लो आराम से पूरा। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, फिर ये 15 नंबर का मैटर है, इसको आराम से लगातार तैयार करते रहो, और उस 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो इनको अच्छे से तैयार करो, और उधर और भी कहीं किताबों से मिले तो तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए विषय पे आ जाते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना कहा था। किसने कहा था? ऑक्सफोर्ड ने। उधर क्लेरेंडन आलोचक था, तो ऑक्सफोर्ड क्या है, एक बढ़िया उसका प्रशंसक। उसने कहा कि लेवियाथन बहुत बढ़िया किताब अंग्रेजी के अंदर लिखी गई है और शानदार बुक है, अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई एक शानदार बुक है।
एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बात और है महत्वपूर्ण, अभी कल या परसों शायद मैंने बताया था आपको कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसने कहा था कि ये अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ बुक है, अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन बुक है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड ही था। अब यहाँ उसकी कई विचारक तो ये कहते हैं कि आलोचना कर रहा है और कई कह रहे हैं कि इसकी बड़ाई कर रहा है। अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़ाई कर रहा है, और अगर ये देखें कि पॉलिटिकल साइंस की किसी किताब को आप साहित्य बता रहे हो तो उस आधार पर वो आलोचना कर रहा है। लेकिन इतना मानो कि ये व्यक्ति एक तरह से बीच का रास्ता निकाल गया। कौन? ऑक्सफोर्ड। ठीक है ना आलोचना और न ही जो है वो बहुत ज्यादा उसकी बड़ाई, इस प्रकार का उसने काम कर दिया। अगली दो किताबें और हैं, एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स, अ डायलॉग ऑन द सिविल वार। ये तीन किताबें देखो, सिविल वार के डायलॉग जो मतलब सिविल वार देखेगा तो होप्स ही पैदा होगा। ठीक है, गृह युद्ध देखेगा तो होप्स के विचार आएंगे होप्स के जो विचार आए तो गृह युद्ध से ही प्रभावित थे। नेचर एंड पॉलिटिक्स प्रकृति की बात करता है, पॉलिटिक्स और प्रकृति में पॉलिटिक्स कैसी थी, तो उन चीज़ों की बात करें तो होप्स के जो प्राकृतिक अवस्थाएं पैदा होगी, तो जो चीज़ें उसने देखी, जो अनुभव की, उसने वो किताबें लिखी, उस प्रकार के उसके विचार थे और कुछ अलग नहीं था। एलिमेंट ऑफ लॉ, ये महत्वपूर्ण बुक है भाई, इसको भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछ जाती है एलिमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये तीन किताबें और आप होप्स के बारे में ध्यान रखेंगे, ये भी होप्स की ही बेहतरीन किताबें थी। ठीक है, होप्स ने लिखी थी। ठीक, लेवियाथन इसकी सबसे महत्वपूर्ण थी और बाकी किताबें थी। तो कुछ किताबों के संबंध में हमने ये बात की। अगली बात आती है वो जो है, जब इसकी आलोचना कर रहे थे लोग तो कुछ आलोचनाएं स्पेशल रूप से की गई। क्या की गई कि राज्य और सरकार में उसने कोई भेद नहीं किया, जबकि ये दोनों अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। और ये बात आप भी कर सकते हो आलोचना, तो ठीक है ना। निश्चित रूप से राज्य सरकार दोनों अलग चीजें हैं। राज्य एक अमूर्त इकाई है और उस अमूर्त इकाई को सरकार नामक एक मूर्त संस्था चलाती है जो दिखाई देती है। सरकार दिखाई देती है, मूर्त संस्था है। राज्य दिखाई नहीं देती, अमूर्त संस्था है। राज्य दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता। तो उस अमूर्त संस्था को मूर्त संस्था चला रही है, तो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट, बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। उस अंतर को उसने बिल्कुल समाप्त कर दिया और उसने नागरिक समाज, सरकार, राज्य सबको एक ही माना था। ये बात अपन ने पहले पढ़ी भी है। अगली बात, विल्ली के अनुसार होप्स झगड़ालू प्रकृति का शिष्य था। मतलब डेफिनेटली विल्ली क्या, हम भी जानते हैं बात, तो ये बिल्ली क्या बताएगी इसमें, तो ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि भाई होप्स जो है वो शुरुआती स्थिति में प्राकृतिक अवस्था को कहता है कि मनुष्य आपस में झगड़ता है। उसी खुद की जैसा मनुष्य खुद होता है ना, दुनिया को वैसा ही देखता है। उसने जब वो पैदा हुआ तो डर में पैदा हुआ, भय में पैदा हुआ, सब लोग लड़ रहे थे, तो उसने देखा ऐसा ही होता है मनुष्य, और वो प्रकृति के शुरुआती रूप से उसके माइंड में सेट हो गई। और फिर वो एक बार किसी के माइंड में किसी प्रकार की विचारधारा सेट हो जाती है ना, फिर वो परमानेंट चलती है, फिर वो हट भी नहीं सकती, आसानी से नहीं हट सकती। तो इसलिए होप्स झगड़ालू प्रकृति का शिष्य था, इसलिए उसने इस प्रकार के विचार दिए। लेवियाथन मृत्यु प्रभु, प्रभु सत्ताधारी। लेवियाथन कैसा व्यक्ति था? मृत्यु प्रभु। मृत्यु प्रभु का मतलब कि मृत्यु के ऊपर भी राजा था, वो बस सबके ऊपर राजा था तो मृत्यु पर भी राजा हो गया। प्रभु सत्ताधारी था ही था, और इसे एक उसने नाम दिया था महान राक्षस। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दिख ही रहा है, अति मानवीय हो गया, मानव से ऊपर अलग ही हो गया, वो था नहीं था, निश्चित रूप से था। होप्स सभी मानवों से अलग एक लेवियाथन की रचना वो करता ही करता है। अगली बात, दबाव का यंत्र था। अच्छा, राज्य क्या, वो जो लेवियाथन बनेगा वो क्या करेगा? दबाव डालेगा, तो दबाव का यंत्र था। स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं था। ये सारी चीजें थी, लेकिन जब ये बताओ कि जब इतना प्रेशर डलेगा, इतना सब कुछ होगा, भाई दबाव डाल रहा है वो, साथ साथ अतिमानवीय आकार का, मानव से बड़ा है, अतिमानवीय आकार का है, और सब बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, तो पक्की मान के चलो ना कि मनुष्य की स्वतंत्रता समाप्ति है। इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति राज करेगा तो स्वतंत्रता बचती है क्या? नहीं बचती। इसलिए वो कहता है कि स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। मतलब स्वतंत्र विकास हो सके किसी का, ऐसा साधन तो वो नहीं बना, ऐसा यंत्र तो वो राज्य नहीं बना। होप्स ने राज्य नामक को यंत्र बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन मनुष्य का स्वतंत्र विकास हो सके ऐसा उस राज्य में संभव ही नहीं था। और ये बात किसने कही थी? गूच नामक विचारक ने कही थी। और ये प्रश्न भी एक बार नेट में पूछा गया है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि लेवियाथन जिस टारगेट के लिए बनाया गया था वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं व्हाइट हॉल की। व्हाइट हॉल नामक एक विचारक जो था
उसने क्या कहा? उसने कहा कि लेवियाथन का जो सिद्धांत है वो एक विद्रोही की प्रश्नोत्तरी या पोप लीला के षड्यंत्रों का श्रेष्ठ सिद्धांत है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक, इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्या कि लेवियाथन के बारे में किस विचारक ने एक विद्रोही प्रश्नोत्तरी अथवा पोप लीला की षड्यंत्र का सिद्धांत कहा था? तो किसने कहा था? व्हाइट हॉल ने कहा था। ये याद रखना है। अब याद कैसे रख सकते हो? उसको याद रखने का तरीका ये सीधा सीधा क्या है भाई? विद्रोह था एक, विद्रोही प्रश्नोत्तरी। पोप लीला, पोप लीला कौन करते हैं? जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिखावा करते हैं, पोप लीला करते हैं। तो उस प्रकार पोप लीला से व्हाइट कपड़े याद रख लेना, व्हाइट और पोप लीला। बेमहिल ने इसे सीधे कुत्ते का तमाशा कहा। किसे? लेवियाथन को। तो इसको ऐसे याद रखना कि वो लेवियाथन कौन हो गया? एक सीधा कुत्ता हो गया, डायरेक्ट पूरा पावर उसके पास हो गया। और बेम हिल, ठीक है ना, ये बैम हो गया सबके कि ये तो कुत्ते की तरह हमारे ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो बैम हो गया, कुत्ते की तरह आक्रमण करेगा। इस प्रकार याद रखना, बैम हिल ने इसी लेवियाथन को क्या कहा था? कुत्ते का तमाशा। अगली बात, काउले, काउले यानी कौवा। कौवे ने क्या कहा? मेल्सबरी का शैतान। ठीक है, कौवा मेला तो रहता ही है, तो इसलिए कौवे को मेले से याद रख लेना। मेल्सबरी का शैतान किसने कहा था? काउले ने कहा था। रहेगा याद, कौवा मेला। अगली बात, अंग्रेजी भाषा भाषी में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों का जन्म हुआ उनमें हॉब्स कदाचित महानतम था। और ये महानतम वाली बात किसने कह दी? सेबाइन ने। ठीक है, सेबाइन इतिहासकार, इसके बारे में हम लगातार जानते हैं, तो इसकी बात को हम ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि ये इसने सभी विचारकों को पढ़ा। तो जो इतिहासकार है ना, वो महानतम मान रहा है, वो कहता है हॉब्स महानतम है अंग्रेजी भाषा भाषियों में। ठीक, कौन कह रहा है? सेबाइन। अगली बात आती है, होब्स प्रथम व्यक्ति था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्ण महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूक्ष्म विवेचना कर इसकी विशद व्याख्या की। अब इस बात को समझना, होब्स प्रथम व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था क्या करने वाला? जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्ण महत्व को समझा। उसने संप्रभुता के विचार को पूरी तरह से समझा और इसीलिए उसने लेवियाथन बनाया, उसको सारे पावर दिए, उसको संप्रभु बनाया। ठीक, तो इसलिए उस विचार को ध्यान रखना, यहाँ शब्द लिखा हुआ है विचार। तो होब्स प्रथम व्यक्ति ने संप्रभुता के विचार के पूर्ण महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि का सूक्ष्म विवेचना उसने की। इसकी विशद व्याख्या जो है उसने की। ये बात किसने कही? ये बात कही वाहन ने। ये भी याद रखना। अब ये याद कैसे रखोगे? वाहन की बात आती है, वाहन यानी गाड़ी। अब गाड़ी के अंदर क्या है कि संप्रभुता के पूरे विचार को बिठा लो, गाड़ी में पूरी संप्रभुता को बिठाना, आदि को बिठाना। ठीक है, संप्रभुता का पूर्ण महत्व। ठीक है, तभी है जब गाड़ी होगी, वाहन होगा, ऐसे याद रख लेना। अगली बात, होब्स प्रथम व्यक्ति था जिसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। तो और ये बात किसने कही थी? ऑक्सफोर्ड ने। पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति की बात जब आती है तो पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से क्या लगाना है? क्रिकेट वाला शॉट लगाना है, टाइमिंग शॉट। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति रहेगी ना। शॉट लगाने के लिए क्या करना है? पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति काम में लेनी है और वो क्या हो गया? ऑक शॉट। ठीक, शॉट कैसे लगाओगे? क्रिकेट वाला, पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से। इसको ऐसे याद रखना। प्रसिद्ध चिंतक आरजी कोलिंगवुड ने हॉब्स की रचनाओं की प्रशंसा इस प्रकार की है। क्या? अब किसने की प्रशंसा? कोलिंगवुड। ठीक है ना, मतलब होब्स से जिसने कॉलिंग की थी। भाई कॉलिंग करके जिस व्यक्ति ने बात कर ली होब्स से, तो वो स्पष्ट हो गया, वो समझ गया उसकी बात को। तो इसने कॉलिंग की, बात की होब्स से, वो संतुष्ट था, इसलिए वो उसकी बड़ाई कर रहा है। क्या बड़ाई कर रहा है? लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ है। वो जब कॉल करता है होब्स से तो वो पूछता है होब्स से कि भाई तेरी लेवियाथन कैसी है, क्या है, तो वो पूरा होब्स बताता है। तो वो कहता है कि वास्तव में यार बेजोड़ चीज़ बनाई तूने, बहुत शानदार चीज़ है तेरी, बेजोड़ है। ठीक है ना, तो बेजोड़ वाली बात कौन कर रहा है? कोलिंगवुड। फोन से जुड़ गया, बेजोड़, ऐसे याद रख लेना। अगली बात, फिर बात आती है होब्स की सर्वव्यापक दृष्टि से प्रभावित होकर ही, मतलब होब्स ने जो सिद्धांत दिया उसकी सर्वव्यापकता थी। भाई राजा जो है, जो लेवियाथन है, वो सर्वव्यापक होगा। तो उस सर्वव्यापकता की दृष्टि से प्रभावित होकर के कोलिंगवुड ने अपनी पुस्तक, कोलिंगवुड ने उस होब्स के विचारों से प्रभावित होकर के अपनी तरफ से लेवियाथन और लिख दी। कौन सी? न्यू लेवियाथन। बहुत महत्वपूर्ण किताब थी उसकी, वो न्यू लेवियाथन लिखी। और उसमें क्या कहा उसने? होब्स के दृष्टिकोण से सहमति प्रकट की उसमें। उसने बताया भाई उसका समर्थक था, तो निश्चित रूप से होब्स के विचारों से क्या दिखाएगा? सहमति ही प्रकट करेगा। और क्या कह रहा है वो?
करते हुए कॉलिंगवुड ने अपने विषय के बारे में लिखा, और क्या लिखा कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने, भाई उसने किताब लिखी, अब किताब का पहला पन्ना नहीं आता क्या, जब किताब कोई भी लेखक लिखता है तो उसका पहले पन्ने पे लिखता है कि भाई मैंने इस किताब में क्या लिखा है, लिखता ही है। वो जो विचार उसने शुरू में पन्ने पर लिखे ना, वो ये थे क्या कि मैंने इस पुस्तक के अंतर्गत उन समस्याओं का जो होब्स ने उठाई थी उसी क्रम में अध्ययन किया है। जो समस्याएं होब्स ने उठाई ना लेवियाथन में, वैसे की वैसे मैंने इस न्यू लेवियाथन में क्रमशः समस्याएं उठाई हैं और मेरे दृष्टिकोण से उठाई हैं। ये बात कॉलिंगवुड ने जरूर कही। पुस्तक के 4 भागों को व्यक्ति, समाज, सभ्यता और आवश्यकता, 4 भाग बनाए उसने किताब के, और चारों को 4 नाम दिए। ये आप थोड़े ध्यान रखोगे कौन कौन से। व्यक्ति से क्या बनता है, समाज, और समाज क्या होता है, सभ्य, और फिर उस सभ्य समाज को क्या है, उसको कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता है, और आवश्यकता राज्य है, ठीक, निश्चित रूप से, तो वो आवश्यकता। तो 4 चीज़ हो गई, व्यक्ति, समाज, सभ्यता और आवश्यकता का नाम उसने दिया। लेवियाथन की पुस्तक फ्रांसिस गोलकिन को समर्पित है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, अंतिम लाइन है इस आज के लेसन की, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। क्या, लेवियाथन की पुस्तक फ्रांसिस गोलकिन को समर्पित है, ठीक। लेवियाथन यानी एक गोल मटोला आदमी, एक गोल आदमी, ठीक है, तो गोलकिन लेवियाथन, ठीक। लेवियाथन कौन है, गोलकिन है, एक गोल आदमी बैठा हुआ है लेवियाथन के रूप में, ऐसे याद रखना, तो उसको समर्पित हो जाएगी। क्लियर। तो ये हैं वो अति महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने याद कराने के प्रयास किए, लेकिन फिर भी एक बार तो देखोगे तब लगभग याद हो जाएगा। और कुछ चीज़ें अगर मैं ट्रिक नहीं बता पाया, मेरे ध्यान में बाद में आई वो ट्रिक वाली कहानी, ठीक है ना, कि चलो ट्रिक से याद करा देता हूँ मैं आपको। तो शुरुआती कुछ फैक्ट हो सकते हैं जो मैंने आपको ट्रिक से याद नहीं कराए हो, तो उनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर कभी समय मिलेगा तो फिर से याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 चीज़ तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये होप्स अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अब लॉग को स्टार्ट करेंगे। देखो, एंजॉय के साथ पढ़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा कम समय का चक्कर मत रखना, क्योंकि देखो मेरे पास जितना समय होगा ना वो आपका है, अब होगा ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से दूंगा। रही बात टेस्ट की, टेस्ट के लिए बच्चे खूब कर रहे हैं, मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे टेस्ट लेने चाहिए थे और ले भी रहा था, विचार था, लेकिन असामयिक कारण मान लो, चाहे परिस्थितियाँ मान लो, सारी बातें थी शुरू में परिस्थितियाँ, और अब इस समय असामयिक कारण ये कि वो जो ऐप है ना उस पर थोड़ी मिस्टेक चल रही है। उस पर भी क्लासें तो आपके रेगुलर चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक उसके टेस्टिंग सिस्टम में वहाँ आ रही है। टेस्ट जो है ना वो एक निश्चित लिमिट के लिए आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट या 10 क्वेश्चन से क्या हो, वो 10 क्वेश्चन तक का सिस्टम दे रहा है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूँ कम से कम प्रश्न थोड़े बहुत तो जाएँ उसमें, और 10 क्वेश्चन का तो फिर सिस्टम फिर तो छोटा पड़ेगा, तो उसके लिए फिर बाद में देखते हैं क्या रहता है। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, जल्द ही टेस्टिंग सिस्टम यहाँ बन जाए तो ठीक, नहीं फिर उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। बाकी तब भी अभी तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है अभी तक, ठीक है ना। टेस्ट तो हम बाद में भी लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो है बहुत से आप जो मित्र हैं उनको ये भी चिंता रहती है कि भाई कोर्स हो जाए एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोर्स कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, और कोशिश यही कीजिए कि जो हम पढ़े ना वो मजबूत पढ़ लें। फिर दोबारा में अगर मान लो रिपीटेशन के समय हम, जैसे मान लीजिए पूरा कोर्स हो गया, उसके बाद टेस्ट ही टेस्ट है, अपन टेस्ट लेते रहेंगे लगातार, टेस्ट के अलावा तो कोई काम है ही नहीं ना बाद में, तो एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। फिर चाहे उसके लिए टेस्ट के लिए चाहे मुझे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, या अलग से कुछ व्यवस्था और कर लेंगे अपन, या फिर टेस्ट के लिए तब तक हो सकता है कोई ऐप की व्यवस्था भी हो जाए, मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन एक अलग से ऐप की व्यवस्था भी हम कर ले, इस प्रकार की संभावनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक कोर्स चल रहा है चलने दो, निश्चिंत होकर के पढ़ते जाओ, जैसे ही टेस्ट की व्यवस्था होगी निश्चित रूप से आपको बता दिया जाएगा और सिस्टम से ही लिया जाएगा। ऐसे 5-10 प्रश्नों से कोई मतलब है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।